हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रंजन स्टडी सेंटर में बने रहने के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 की तरफ से साइंस सेट 2 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। दोस्तों तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ही मुश्किल से हमें मिला है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन को याद कर सकें। आप इस क्वेश्चन को तभी याद कर पाओगे जब इस वीडियो को अंत तक देखोगे, क्योंकि वीडियो को अगर अंत तक देख लेते हो तो सेट 2 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप हमेशा के लिए याद कर लेते हो। अगर 5 मिनट वीडियो को देख लेते हो तो आपका पूरा ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा, क्योंकि वीडियो को देखने से और क्वेश्चन को पढ़ने से और सुनने से ही आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार होता है किसी भी सब्जेक्ट का। इसलिए दोस्तों आप ध्यान से वीडियो को देखना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? तो मैं आपको बता दूं कि आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भी होगा और बी भी होगा, क्योंकि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में भी बनता है और अवतल दर्पण में भी बनता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर दोस्तों कि डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है उसे ही हम डायोप्टर यानी कि लेंस की क्षमता कहते हैं। डायोप्टर यानी कि लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी क्या होती है? 1 मीटर, मात्र 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर से अधिक नहीं होगा, ठीक है, याद रखना। 3 नंबर प्रश्न है कि किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। तो समतो उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस या फिर उत्तल लेंस? तो यहाँ पर ये आपका जो आंसर होगा वो तो या तो उत्तल लेंस होगा या फिर अवतल लेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस, जिसके 2 गोलीय पृष्ठ उभरे हुए रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न आपको 4 नंबर में मिलेगा। आपका 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? तो विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का प्रयोग होता है? तो मैं आपको बता दूं टंगस्टन। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन का प्रयोग होता है। क्या होता है? टंगस्टन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है 5 नंबर दोस्तों कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो आप मतलब कि साधारण में समझिए कि मनुष्य का जो न्यूनतम दूरी होती है वो क्या होती है? 25 सेमी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 सेमी। अगर दृष्टि दूर की दूर बिंदु पूछे तो आप अनंत बताना है, लेकिन यहाँ पर न्यूनतम पूछा जा रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा 25 सेमी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है? तो बैगनी यानी कि वायलेट। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी कलर का झुकाव सबसे अधिक होता है। और 7 नंबर प्रश्न है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह होते हैं और कितने सतहों से वो घिरे रहते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो मात्र 5। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मात्र 5 सतहों से घिरे रहते हैं, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट मीटर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग वोल्ट मीटर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट मीटर, ठीक है। अगला प्रश्न आप ध्यान दीजिए। आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर। आपका 9 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी नरम लोहे को धारावाहिक कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? तो विद्युत चुंबक। क्या बन जाता है दोस्तों? तो विद्युत चुंबक बनता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबक का निर्माण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिए। अगला प्रश्न आपको मिलेगा यहाँ पर 10 नंबर। आपका 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे नामक वैज्ञानिक ने किया, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फैराडे, ठीक है। क्या हो जाएगा? फैराडे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 11 नंबर दोस्तों कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? नवीकरणीय पूछेगा तो आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर अनवीकरणीय पूछे तो पेट्रोल हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नवीकरणीय पूछा जा रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप देखिए। यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर
अगला प्रश्न है 12 नंबर। आपका 12वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। तो ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है तो CNG आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CNG। खाना बनाने के रूप में नहीं किया जाता है तो खाना बनाने के रूप में कोयला भी उपयोग किया जाता है, बायोगैस, LPG गैस, लेकिन CNG गैस का निर्माण नहीं होता है खाना बनाने में। तो आपका आंसर क्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न आप देखिए, यहाँ पर आपका अगला प्रश्न 13 नंबर में है। आपका 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि जीवाश्मी ईंधन के जलने पर, जीवाश्मी ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है। कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है, ये 13 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑक्सीजन गैस, मात्र ऑक्सीजन गैस मतलब मुक्त नहीं होती है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर दोस्तों। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन के Fe2O3+2Al से Al2O3+2Fe का निर्माण होता है, यह कौन सा अभिक्रिया है। तो जब यहाँ पर लोहा का बात कर दिया, लोहा अल्मुनियम का, तो यह विस्थापन अभिक्रिया होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपके केमिस्ट्री बुक का ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, NCERT केमिस्ट्री बुक का। ठीक है, याद रखना, ये सब NCERT ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न आपको मिलेगा 15 नंबर। आपका 15 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका 15 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि नमक के घोल में नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा यहाँ पर क्या कर रहा है, दही जैसा पावर उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है, यह कौन सी अभिक्रिया है, यह कौन सी अभिक्रिया होगा दोस्तों। तो अवक्षेपण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दही का यहाँ पर बात कर दिया तो वो अवक्षेपण अभिक्रिया ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है, तो निम्न में कौन सा दुर्बल अम्ल होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा CH3COOH। ठीक है, CH3COOH, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा आंसर सही। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न है आपको 17 नंबर मिलेगा कि जठर रस का pH मान लगभग है। तो जठर रस का pH मान लगभग कितना होता है फ्रेंड्स, तो 1.2 के आसपास होता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.2 के आसपास जठर रस का pH मान होता है। ठीक है, 18वां प्रश्न है कि निम्न में कौन लवण है। तो बताइए कि निम्न में कौन लवण है, ये तो आप भी बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आपका आंसर पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा K2SO4। ठीक है दोस्तों, ये सभी प्रश्नों को याद कर लेना क्योंकि सभी प्रश्न आपके NCERT की तरफ से लिया गया है और काफ़ी मतलब कि इम्पोर्टेंट आपके बोर्ड के लिए है। ठीक है, इसलिए आप सभी प्रश्नों को याद कर लेना। 19वां प्रश्न है कि निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। निम्न में कौन आयनिक यौगिक है, आप बताइए कि निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी में कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। अगला प्रश्न और इस मतलब PDF का अंतिम प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों 20वां नंबर कि निम्नांकित में कौन उपधातु है। तो निम्नांकित में कौन उपधातु होता है, लोहा, कॉपर या फिर नियॉन या फिर कौन सा होता है। तो आप भी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो मैं तो बता दूंगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी SB, स्केडियम SB आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि SB एक उपधातु के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर दोस्तों ऐसे ही और साइंस का सेट ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर बने रहना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप सभी के प्यार की वजह से ही हमारा आज सब्सक्राइबर 10K हो गया, यानी कि 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों अगर इस चैनल पर आप लोग बने रहना चाहते हो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो तो आपके प्यार हमारे साथ हरदम बने रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगले वाले वीडियो में मिलेंगे तो वहाँ पर आपको सेट 3 का ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर मैं आपको एग्ज़ाम के समय आपको बताऊँगा कि कैसे आप लोगों को एग्ज़ाम देना है, कौन सा पेपर, कौन सा क्वेश्चन पहले लिखना है, कैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हल करेंगे, कैसे सब्जेक्टिव का हल करेंगे, सभी के बारे में बताऊंगा और टाइम टेबल के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, बस आप लोग हमारे इस चैनल पर बने रहना। ठीक है।